तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आप इलेक्ट्रिसिटी से ठीक है केमिकल चेंजेस केमिकल रिएक्शन करना सीखेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करना सीखेंगे और केमिकल रिएक्शन से क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। सो केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन को स्टडी करता है कौन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और जब भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले हमको क्या पढ़ना पड़ता है, सेल्स। ठीक है, सेल का मीनिंग क्या होता है, सेल का मीनिंग होता है कन्फाइंड स्पेस, है ना, या कोई कंपार्टमेंट, उसको सेल बोलते हैं, राइट। तो ऐसा कंपार्टमेंट जहाँ पे ये इंटर कन्वर्जन हो रहा है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। अब डिपेंडिंग ऑन कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है, हम दो टाइप के सेल स्टडी करते हैं। पहला सेल आता है हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहला सेल आता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा सेल आता है क्या, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ऐसा है, तो ऐसे दो टाइप के सेल है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप देखेंगे कि केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। मतलब आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस की हेल्प से, रेडॉक्स रिएक्शंस की हेल्प से आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रहे हैं। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में आप स्टडी करेंगे कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करके, ठीक है, कुछ केमिकल रिएक्शंस कैरी कर रहे हैं, कुछ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैरी कर रहे हैं। ऐसा है, ठीक है। तो हमारे चैप्टर को हमने क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पार्ट और एक है इलेक्ट्रोलिटिक सेल वाला पार्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाला पार्ट जो है वो पहले पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, अब जब अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ना है तो उससे पहले हम लोग पहले, अब कोई भी सेल अगर होता है तो उसमें क्या होते हैं, दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, है ना। बचपन से आप लोगों ने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ा हुआ है, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, डिपोजिशन ऑफ कॉपर एट कैथोड, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है, ये सब आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। तो आप लोगों को इलेक्ट्रोड्स का आइडिया है, मतलब वो दो रॉड्स जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं थ्रू अ सोल्यूशन इन एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो वैसे ही इलेक्ट्रोड्स यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमको पहले क्या करना है, इलेक्ट्रोड्स के बारे में पढ़ना है, ठीक। इलेक्ट्रोड कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड, क्लियर है, ऐसा है। तो इन इलेक्ट्रोड्स को नाम दिया हुआ है कैथोड एंड एनोड। बट अब ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो उसको एनोड बोलेंगे या नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो कैथोड बोलेंगे, ठीक है, ये फिक्स नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो है कैथोड के ऊपर चार्ज कुछ और होता है और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड के ऊपर चार्ज कुछ और होता है। तो चार्जेस के बेसिस पे इलेक्ट्रोड्स को डिफाइन नहीं करते, ठीक है। ये जो भी हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, है ना, कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल, केमिकल इनटू इलेक्ट्रिकल, इन सब में ना रेडॉक्स रिएक्शन कॉमन है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, द रिएक्शन इन विच रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोड्स होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, दो इलेक्ट्रोड्स होती है, तो वो दो इलेक्ट्रोड्स में से एक इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन प्रोसेस होती है और एक इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होती है। तो जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन प्रोसेस होती है उसको कैथोड बोलते हैं और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगी उसको एनोड बोलेंगे। अभी वही बताया मैंने कि कैथोड और एनोड जो है उसको पॉजिटिव या नेगेटिव बोल के डिफाइन नहीं करेंगे, बट आपने अभी जो बोला कैथोड पॉजिटिव होती है, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इट इज करेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में कैथोड पॉजिटिव होती है पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड नेगेटिव होती है। तो हम किसी भी कैथोड या एनोड को हम चार्ज के बेसिस पे डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड में कौन सा प्रोसेस हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसके बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं, क्लियर है। तो जैसे इलेक्ट्रोड हो गए दो टाइप के, एक हो गया कैथोड और दूसरा हो गया एनोड। तो हम ये बोल के डिफाइन नहीं करेंगे कि कैथोड पॉजिटिव होता है या कैथोड नेगेटिव होता है, हम इसको बोल के डिफाइन करेंगे द इलेक्ट्रोड एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस,
तो जिस इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन होगा वो कैथोड होगी। अब ये वाली जो डेफिनेशन है ये आपकी एप्लीकेबल होगी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में भी। एनोड की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। समझ में आ रहा है? ऐसा है। तो अब सबसे पहले ये बताइए कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है। रिडक्शन का मीनिंग क्या है? देखो रिडक्शन की तो अलग अलग डेफिनेशन है ना। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बेसिस पे बोला तो गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के बेसिस पे बोला तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बेसिस पे बोला तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज रिडक्शन। ऐसा है। क्लियर है? उसी तरह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के बेसिस पे बोला तो इंक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ओवर अ स्पीसीज इज टर्म्ड एज रिडक्शन। मतलब अगर किसी के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है तो वो रिडक्शन है, और अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो रही है तो वो ऑक्सीडेशन है। ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे बोला तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर या इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट रिडक्शन। क्लियर है? ऐसा है। तो यहाँ पे हम बेसिकली इलेक्ट्रॉन वाली जो डेफिनेशन है उस पर फोकस करेंगे। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन। समझ में आ रही है सर? ठीक। तो रिडक्शन का यहाँ पे फिलहाल हम डेफिनेशन ले रहे हैं एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है। ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है? ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या है? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा है। तो इस टाइप की, ठीक है, दो प्रोसेसेस हो गई। अब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हाउ डू वी यूज रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन टू कैरी आउट द प्रोसेस, मतलब टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। मतलब एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो है उसमें हम इस प्रोसेस का यूज कैसे करते हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन का यूज कैसे करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। ठीक है। सबसे पहले मेरे को ये बताइए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना मतलब क्या। हाँ, तो मतलब आपने जनरेट करने की डेफिनेशन बताया, मैंने पूछा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना मतलब क्या। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना। ठीक है। जैसे दो टर्मिनल्स है, ठीक है, किसी भी डिवाइस के दो टर्मिनल है तो उनके बीच में क्या कर रहे हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। तो मतलब हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, ऐसा है। ठीक है। तो मेनली हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पोटेंशियल डेवलप करने का काम करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप। क्लियर है? अब मुझे बताओ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप कैसे होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होता है, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, समझ रहे हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करना इज नॉट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप करना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हम करते कैसे हैं, हम चार्जेस को अक्यूमुलेट करके करते हैं। ठीक है। अब किसी बॉडी पे अगर चार्जेस अक्यूमुलेट हो गए तो उसका पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता है। समझे? अब जरूरी नहीं है किसी बॉडी पे ही चार्जेस डेवलप हो रहे हैं तो ही पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, किसी बॉडी के पास भी अगर कोई चार्ज है, चार्ज अक्यूमुलेट हो रहा है, समझे। जैसे मैं, मेरी बॉडी है और मेरे आसपास में कहीं पे चार्जेस अक्यूमुलेट हो रहे हैं तो उसकी वजह से भी क्या होगा, मेरे अंदर पोटेंशियल आएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप होगा। बातें समझ रही है? ऐसा है। तो मतलब सिंपल है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना मतलब हम क्या कर रहे हैं, चार्जेस का सेपरेशन कर रहे हैं या चार्जेस डेवलप कर रहे हैं, ऐसा बोल सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमको रिडक्शन और ऑक्सीडेशन प्रोसेस हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? जैसे अभी मान लेते हैं हमारे पास कॉपर है, कॉपर प्लेट है या कॉपर रॉड है, ठीक है, सॉलिड स्टेट में। मैं इसको इसके सॉल्ट सोल्यूशन के कांटेक्ट में रखता हूँ, कॉपर आयंस के कांटेक्ट में रखता हूँ इसको। क्लियर है? अब कॉपर जो है अपने कॉपर आयंस के कांटेक्ट में, एक्वियस सोल्यूशन है, मान लेते हैं CuSO4 का सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। तो वो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में क्या है, कॉपर आयंस है, और वो कॉपर आयंस किसके कांटेक्ट में है, कॉपर आयंस जो है वो कॉपर प्लेट के कांटेक्ट में है, मतलब सॉलिड कॉपर के कांटेक्ट में। तो ये यहाँ पे है कॉपर एटम, Cu सॉलिड, ठीक है, और सोल्यूशन में है कॉपर आयंस। अब क्या होगा ना, कॉपर एटम और कॉपर आयंस इन दोनों के बीच में इक्विलिब्रियम सेट होगा, मतलब रिवर्सिबल रिएक्शन होगी। तो कॉपर जो है इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर लिया कॉपर फ्रॉम दिस प्लेट, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स।
एंड द कॉपर आयंस विल गेट डिसॉल्व्ड इन द सोल्यूशन। कॉपर आयंस जो है वो क्या होगा, सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएंगे। क्लियर है? ऐसा है एक्वियस स्टेट में। और सोल्यूशन से जो कॉपर है इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा एंड इट विल गेट डिपॉजिटेड इन फॉर्म ऑफ कॉपर। तो ऐसी रिवर्सिबल प्रोसेस एक चलती रहेगी, मतलब एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाएगा बिटवीन कॉपर एटम्स एंड कॉपर आयंस। कॉपर एटम्स कहाँ पे, इलेक्ट्रोड के ऊपर में, और कॉपर आयंस कहाँ पे, सोल्यूशन में। तो दोनों के बीच में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। अब हो सकता है फॉरवर्ड प्रोसेस डोमिनेटिंग हो सकता है रिवर्स प्रोसेस डोमिनेटिंग हो, कोई भी एक प्रोसेस डोमिनेटिंग हो सकती है, ठीक है। पर यहाँ पे नेट ऑक्सीडेशन हो रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, ये कैसे पता चलेगा? समझ रहे हो? तो अकेला इलेक्ट्रोड जो है, अकेला इलेक्ट्रोड है, उससे डिसाइड नहीं होगा कि कॉपर जो है उसका रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। मतलब कैसा है कि आप अकेले ही फुटबॉल खेल रहे हो, पूरे मैदान में आप अकेले हो, आपका ओपोनेंट कोई यही नहीं, ये समझ रहे, आप अकेले, तो आप जीते कि हारे ये कैसे डिसाइड होगा? समझ रहे हैं? तो एक अकेली इलेक्ट्रोड से डिसाइड नहीं होता है कि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कि, ठीक है, रिडक्शन हो रहा है। समझ में आ रही है बात? क्योंकि ऑक्सीडेशन के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, है ना। अब जो इलेक्ट्रॉन दिए वो कौन लेगा? समझ रहे हैं? रिडक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन किसने दिया, जिससे लिए? तो सामने कोई दूसरा पार्टनर तो होना ना, कोई ओपोनेंट तो होना सामने। तो दो इलेक्ट्रोड जब एक दूसरे से कनेक्ट की जाएगी, जैसे एक कॉपर इलेक्ट्रोड है, हम जिंक इलेक्ट्रोड भी इससे कनेक्ट करेंगे, तो फिर हमको समझ में आएगा कि रिडक्शन हो रहा है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है कॉपर पे। अगर कॉपर पे रिडक्शन हो रहा रहेगा तो जिंक पे ऑक्सीडेशन होगा, अगर जिंक पे रिडक्शन हो रहा रहेगा तो कॉपर पे ऑक्सीडेशन होगा। जब उसको कनेक्ट करेंगे तब पता चलेगा। बातें समझ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो जिस तरह से ये कॉपर इलेक्ट्रोड है ना, वैसे ही जिंक इलेक्ट्रोड भी होगी। अब मान लेते हैं ये प्योर जिंक है, जिंक सॉलिड फॉर्म में, एंड इट इज केप्ट इन कांटेक्ट विद जिंक आयंस। जिंक आयंस के कांटेक्ट में रखा हुआ है इसको, ऐसा, ठीक है। ZnSO4 का एक्वियस सॉल्यूशन है ये सब, इसमें जिंक आयंस है। तो यहाँ पे जिंक और जिंक आयंस के बीच में इक्विलिब्रियम होगा, ये ऐसा ऑक्सीडेशन, जिंक यहाँ से निकल के जिंक आयन बन के जा रहा होगा यहाँ पे, ऐसा, और जिंक आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे होंगे, तो ऐसा इक्विलिब्रियम सेट हो जाता है। क्लियर है? ऐसा है। अब जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिया कि लिया, ठीक है, वो कब पता चलेगा, जब ये दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करेंगे एक दूसरे से। बातें समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ऐसा है। तो अभी कनेक्ट करते हैं ये दोनों इलेक्ट्रोड को, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक्सटर्नल एक वायर लेते हैं और इसको कनेक्ट कर देते हैं दोनों इलेक्ट्रोड्स को, ठीक है। कोई भी एक्सटर्नल कंडक्टिंग वायर लिया और दोनों इलेक्ट्रोड को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया। मुझे बताओ सर्किट कंप्लीट हुआ क्या? मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ वो वायर से इलेक्ट्रॉन फ्लो भी हो रहे हैं, या तो जिंक से कॉपर में जाएंगे या तो कॉपर से जिंक में आएंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो भी हो रहे हैं तो एक्चुअल में अभी फ्लो होंगे क्या? नहीं होंगे, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है। तो सर्किट कंप्लीट तो करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो ये तो सॉलिड मेटल थे तो उनको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, क्लियर है। बट ये तो नीचे तो सोल्यूशन है ना, इनको किससे कनेक्ट करेंगे? भूल गए सब? पाइप बोलेंगे, सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट करेंगे। क्या होता है सॉल्ट ब्रिज? सॉल्ट ब्रिज जो है ना वो आयन सप्लायर है ना। सॉल्ट ब्रिज आयन सप्लाई करने का काम करते हैं। मतलब जो मेटल कंडक्टर्स होते हैं इनके बीच में तो इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, इलेक्ट्रिक चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, समझ में आ रही बात? पर जो सोल्यूशन है, ठीक है, सोल्यूशन में इलेक्ट्रिक चार्जेस किस फॉर्म में फ्लो होंगे? तो वो आयंस के फॉर्म में होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम सॉल्ट ब्रिज यूज करते हैं। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, एक यू शेप का ऐसा ट्यूब रहेगा, यू शेप का ऐसा ट्यूब रहता है, ऐसा ट्यूब होता है कि नहीं? ये यू शेप के ट्यूब में क्या करते हैं, अगार अगार जेल मेल्ट करके फिल करते हैं। पर उस अगार अगार जेल में पहले हम मेल्ट करके उस पर सॉल्ट जो है, फॉर एग्जाम्पल KCl सॉल्ट हो गया, पोटेशियम क्लोराइड, इस टाइप के सॉल्ट हम क्या करते हैं उसमें मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। वो अगार अगार जेल फिर क्या होता है, इसके अंदर फिल कर दिया है ना, ये ओपन ट्यूब में, यू शेप की ट्यूब में, और फिर उसको क्या किया, फ्रीज कर लिया। तो ये बन गया हमारा सॉल्ट ब्रिज। तो ये सॉल्ट ब्रिज यहाँ से कनेक्ट कर लिया ऐसा, ये सॉल्ट ब्रिज ऐसा कनेक्ट कर लिया, ठीक है। तो अब क्या है ना, ये जो है ये एक्सटर्नल सर्किट है समझ लो, इसमें चार्जेस फ्लो होंगे इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो है इंटरनल सर्किट समझ लो, है ना, सोल्यूशन, इनके बीच में चार्जेस फ्लो होंगे इन फॉर्म ऑफ आयंस। बातें समझ रही है? ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज गैल्वेनिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज ऑल्सो टर्म्ड एज गैल्वेनिक सेल। और ये जो पर्टिकुलर सेल है जिंक और कॉपर वाला, दैट इज ऑल्सो टर्म्ड एज डेनियल सेल। क्लियर है? यहाँ पे हम क्या सीखने वाले हैं, कन्वर्जन ऑफ
केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब केमिकल रिएक्शंस, रेडॉक्स रिएक्शन का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं। तो ये हो गया। तो अभी हमने क्या किया, यहाँ पे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन लिया, जिंक सल्फेट सोल्यूशन लिया, जिंक सल्फेट को जिंक रॉड के कांटेक्ट में रखा है, कॉपर सल्फेट को कॉपर रॉड के कांटेक्ट में रखा है, इलेक्ट्रॉन्स कनेक्ट कर दिए, ऐसा समझ आ रही है बात। नाउ तो ये सॉल्ट ब्रिज है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में फ्लो होगा चार्जेस, और ये ऐसा इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में चार्जेस फ्लो क्यों होंगे, वो फ्लो इसीलिए होंगे क्योंकि जिंक और कॉपर में से एक इलेक्ट्रोड पे क्या होने वाला है, रिडक्शन, और एक पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है। आप बोलेंगे ये नेगेटिव चार्ज कैसे एक्वायर कर लिया ऑक्सीडेशन होने पे। जैसे मान लो अभी ये दोनों को हमने कनेक्ट किया, ठीक है, अब क्या हो गया, जैसे आप फुटबॉल खेल रहे थे, अब आप अकेले नहीं हो, आपके ओपोनेंट आ गया कोई, समझ में आ रहा है, पहले ये अकेला था मैदान में, अब ये भी आ गया इसके साथ में, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन होगा, दोनों में से एक जन लूज करेगा, एक जन गेन करेगा, क्लियर है, ऐसा है। तो जनरल जो हमारा ऑब्जर्वेशन है, मतलब साइंटिस्ट ने तो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं, तो पता है हमको ऑलरेडी, ठीक है, कि कॉपर जो है उसका रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो जिंक से हाई है। इसका मतलब क्या है कि कॉपर में रिड्यूस होने की टेंडेंसी जिंक से ज्यादा है, ये समझ रहा है। तो कॉपर में मुझे बताओ ये फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेटिंग होगी कि रिवर्स रिएक्शन डोमिनेटिंग होगी, रिवर्स रिएक्शन डोमिनेट है, रिडक्शन हो रहा है ना, मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, फॉरवर्ड में तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो क्या होगा ना यहाँ पे कि जब मैं कॉपर इलेक्ट्रोड को जिंक इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा रहेगा, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन नहीं होगी, बैकवर्ड रिएक्शन होगी। मतलब यहाँ पे ओवरऑल रिएक्शन क्या हो रही है, कॉपर जो है, कॉपर आयंस फ्रॉम द सोल्यूशन दे गेन इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड, ऐसा है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं और कॉपर सॉलिड के फॉर्म में क्या होते हैं, डिपॉजिट हो जाते हैं। मतलब ये जो सोल्यूशन है वहां से कॉपर आयंस निकलेंगे और इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है। क्यों? क्योंकि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जिंक से ज्यादा है, समझा। इधर अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो जिंक का, इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तो इसकी फॉरवर्ड रिएक्शन डोमिनेटिंग होगी और बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो नहीं होगा अभी फिलहाल। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या रिएक्शन हो रही है, जिंक जो है सॉलिड वो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, जिंक आयन एक्वियस फॉर्म में प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा इलेक्ट्रॉन्स डोनेट। तो यहाँ पे ये जो मेटल रॉड है, जिंक रॉड, उससे जिंक आयंस निकल के सोल्यूशन में डिपॉजिट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये वाली प्रोसेस नहीं हो रही, जिंक का डिपोजिशन नहीं हो रहा है, जिंक का डिसोल्यूशन हो रहा है, और यहाँ पे कॉपर का डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है, कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है। ये क्लियर है, यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस हो रही है और यहाँ पे ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है। अब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये जो इलेक्ट्रोड है, जिंक इलेक्ट्रोड मेटल, वहां से जिंक आयंस निकल के सोल्यूशन में डिसॉल्व हो गए। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कहाँ गए, ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो कहाँ गए, ये मेटल की प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो गए। तो जिंक यहाँ से मेटल निकलता है, सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाता है और उसके इलेक्ट्रॉन्स इस रॉड के ऊपर पीछे ही रह जाते हैं, मेटल के ऊपर, मेटल सरफेस पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स अक्यूमुलेट हो रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रोड है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड को, एनोड, ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर कर लेती है क्योंकि मेटल रॉड में से, ठीक है, जिंक आयंस सोल्यूशन में डिसॉल्व हो गए और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मेटल के ऊपर डिपॉजिट है, ठीक है। तो ऐसा नेगेटिव चार्ज डेवलप होता है। अगर मैं कैथोड की बात करूं, यहाँ जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे, तो यहाँ पे सोल्यूशन में से कॉपर आयंस निकल रहे, ठीक है, और इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे, क्लियर है। अब कॉपर के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, दैट इज व्हाई इलेक्ट्रोड एक्वायर्स पॉजिटिव चार्ज। बातें समझ रही है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है दैट इज गैल्वेनिक सेल, इसमें कैथोड पॉजिटिवली चार्ज होती है और एनोड नेगेटिवली चार्ज होती है, क्लियर है, ऐसा है। तो अब क्या होगा ना, ये दोनों इलेक्ट्रोड को हमने कनेक्ट किया है, तो बताओ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कहां से कहां होगा, कॉपर टू जिंक होने वाला है कि जिंक टू कॉपर होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कॉपर टू जिंक होने वाला है, जिंक टू कॉपर होने वाला है कि कॉपर टू जिंक होने वाला है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जिंक टू कॉपर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स तो यहाँ पे अक्यूमुलेट हो रहे हैं ना, कहाँ पे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पे, है ना, जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है वहां पे अक्यूमुलेट हो रहे हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, सो इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, ये क्लियर है। पर इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, ऑपोजिट टू इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो इलेक्ट्रॉन्स भले ही जिंक टू कॉपर जा रहे हैं, पर इलेक्ट्रिक करंट इज मूविंग, इज कंसिडर्ड टू बी मूविंग फ्रॉम कॉपर टू जिंक। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका फ्लो कॉपर टू जिंक लेके, रिडक्शन इलेक्ट्रोड टू ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड, ठीक है। मुझे बताओ दोनों इलेक्ट्रोड में से हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रोड किसको बोलेंगे,
दोनों इलेक्ट्रोड में से हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रोड कॉपर को बोलेंगे, कॉपर पॉजिटिवली चार्ज है और ये जिंक नेगेटिवली चार्ज है, तो जिसका चार्ज पॉजिटिव है वो हाई पोटेंशियल हुआ ना, फिजिक्स में पढ़ा है ना ये, है ना। कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डिफिनेशन जो होती है पॉजिटिव चार्ज को ध्यान में रख के करते हैं, ये क्लियर है। तो जिस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है वो हाई पोटेंशियल हो गया और जिस इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज है वो लो पोटेंशियल हो गया। तो जिंक जो है वो एक लो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड हो गई और ये जो है कॉपर वो हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रोड हो गई। समझ में आ रहा है? मतलब ये जो हाई और लो पोटेंशियल है ये हमने पॉजिटिव चार्जेस को ध्यान में रखते हुए नाम लिया। अगर हम नेगेटिव चार्जेस को रख के डेफिनेशंस क्रिएट किए होते तो हम जिंक को हाई पोटेंशियल बोलते, पर अभी क्या है, कॉपर हाई पोटेंशियल पे। समझ में आ रही है बात मैं क्या बोल रहा हूँ? और इलेक्ट्रिक करंट कभी भी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल ही फ्लो होता है। तो जो एक्सटर्नल सर्किट है उसमें आपको इलेक्ट्रिक करंट कॉपर टू जिंक ही दिखाई देगा। अब इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन डिटरमाइन करने के लिए क्या करते हैं अपन, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड डिटरमाइन करने के लिए हम यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगा लेते हैं। गैल्वेनोमीटर जो है वो आपको डायरेक्शन ऑफ करंट भी बताएगा और मैग्नीट्यूड ऑफ करंट भी बताएगा, ठीक है। तो उससे क्लियर हो जाता है कि करंट जो है वो कहाँ से कहाँ फ्लो रहा है, फ्रॉम कॉपर टू जिंक। बातें क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब यहाँ पे सर्किट कैसे कंप्लीट हो रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर, इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, इलेक्ट्रिक करंट नहीं, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर। ये गया कॉपर आयंस ने यहाँ पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स लिए और कॉपर बन के डिपॉजिट हो गए। अब ये जो सोल्यूशन है वो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर आयंस जो है वो तो मेटल के ऊपर डिपॉजिट हो गए, रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो गए, ठीक है, वो तो इस पे डिपॉजिट हो गए। पीछे कौन बच गया अकेला, सल्फेट आयंस। अब सल्फेट आयन नेगेटिवली चार्ज आयन है, तो सोल्यूशन में क्या है, नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट हो गया है, तो उसको पॉजिटिव आयंस तो लगेंगे ना अपना चार्ज नलिफाई करने के लिए। तो बताओ वो सोल्यूशन को पॉजिटिव आयन कौन देगा, सॉल्ट ब्रिज देगा, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन है, जो सल्फेट आयन अकेले रह गए पीछे, ठीक है, वो अपना चार्ज नलिफाई करने के लिए सॉल्ट ब्रिज से पॉजिटिव आयंस ले लेंगे। अब मान लेते हैं सॉल्ट ब्रिज में KCl है, K प्लस और Cl माइनस, तो वो K प्लस आयन क्या होगा, इधर डिपॉजिट हो जाएगा सल्फेट, सॉरी डिसॉल्व हो जाएगा सल्फेट आयन के साथ। समझ में आ रही बात? बचा कौन वहां पे, Cl माइनस आयन, ठीक है। अब वो Cl माइनस आयन इधर आएंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ से जिंक आयन निकल के सोल्यूशन में आ रहे हैं। अब ये एक्स्ट्रा जिंक आयन है, एक्स्ट्रा प्लस आयन है, तो उसको नलिफाई कौन करेगा, जो बचा हुआ Cl माइनस आयन सॉल्ट ब्रिज से आ रहा है वो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं बिटवीन सोल्यूशंस वो फ्लो हो रहे हैं इन फॉर्म ऑफ आयंस, क्लियर है। और यहाँ पे जो चार्जेस फ्लो हो रहे हैं एक्सटर्नल सर्किट में वो फ्लो हो रहे हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया हमने। अब ये जो है यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, कोई डिवाइस है, वो कनेक्ट कर दिया, मान लो एक छोटा सा LED बल्ब भी कनेक्ट कर दिया, ये समझ में आ रही बात, तो वो ग्लो होगा, ठीक है। तो ये हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है वो काम कर रहा है सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन से, ठीक है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन से हमने क्या किया है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। बातें समझ रही है? अब जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना है वो भी तो देखना पड़ेगा, है ना। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस देखना पड़ेगा ना, क्योंकि कोई भी डिवाइस तब काम करेगा जब हम सप्लाई वोल्टेज जो दे रहे हैं उसको, वो उसके रिक्वायर्ड पोटेंशियल जितना हो या उससे ज्यादा हो, ठीक है। उसके रिक्वायर्ड पोटेंशियल से कम वोल्टेज देंगे तो वो काम ही नहीं करेगा। बातें समझ रही है? जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कोई LED बल्ब है, ठीक है, कोई LED है 1.5 वोल्ट वाला, ठीक है। अब वो 1.5 वोल्ट में यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ पर वो ग्लो नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 1.1 है, 1.5 से कम है, वो ग्लो ही नहीं हो रहा है। तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे वहाँ पे कि भाई हमारा वो काम नहीं कर रहा है, तो हम वो LED को रिप्लेस करेंगे छोटे LED से जिसका वोल्टेज रिक्वायरमेंट कम है। मान लो कोई LED है उसका वोल्टेज जो है वो 1.1 है, तो वो लगाऊंगा तो वो ग्लो करेगा, समझ रहे? अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ये मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं अपन, वोल्ट मीटर यूज करते हैं। तो यहाँ पे पैरेलल में क्या करेंगे, ऐसा वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे, है ना। यहाँ वोल्ट मीटर कनेक्ट कर दिया, वोल्ट मीटर में रीडिंग आ जाएगी, वो रीडिंग रहेगी किसकी, पोटेंशियल डिफरेंस की, बिटवीन जिंक इलेक्ट्रोड एंड कॉपर इलेक्ट्रोड, ठीक है। आगे हम डेटा पढ़ने वाले हैं उसमें समझ जाएगा कि दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है स्टैंडर्ड कंडीशन में, स्टैंडर्ड कंडीशन मतलब दोनों सोल्यूशंस का कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार होना चाहिए, ठीक है। एनवायरमेंटल टेम्परेचर जो है, ठीक है, रूम टेम्परेचर 298 केल्विन होना चाहिए, है ना। तो ये स्टैंडर्ड कंडीशन, प्रेशर जो है वो नॉर्मल 1 atm होना चाहिए। तो ऐसी स्टैंडर्ड कंडीशन में जो वोल्टेज यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो 1.1 वोल्ट का आता है। बातें समझ गई?